नमस्कार। आज हम बीएफ स्किनर की एक बहुत ही प्रभावशाली किताब साइंस एंड ह्यूमन बिहेवियर जो 1953 में आई थी उसके कुछ खास आइडियाज़ को समझने की कोशिश करेंगे। ये किताब जिसे रैडिकल बिहेवियरिज्म या उग्र व्यवहारवाद कहते हैं उसकी एक तरह से बुनियाद है और इसका मेन पॉइंट यही है कि भाई इंसान के व्यवहार को साइंटिफिक तरीके से समझो। बस ये देखो कि वो कर क्या रहा है, ना कि ये कि वो सोच क्या रहा है या महसूस क्या कर रहा है। हाँ बिल्कुल, स्किनर का तर्क यही था कि मानव व्यवहार का अध्ययन भी वैसे ही होना चाहिए जैसे फिजिक्स या बायोलॉजी का होता है, एकदम ऑब्जेक्टिव। मतलब सिर्फ वो देखो जिसे आप देख सको, नाप सको। तो आज हमारी ये जो पड़ताल है इसका मिशन यही है कि स्किनर के इन विचारों को थोड़ा खोलें और देखें कि ये लगभग 70 साल बाद भी कितने काम के हैं, खासकर आज की डिजिटल दुनिया में। क्या मतलब 1950 के सिद्धांत आज की YouTube की लत जैसी चीजें समझा सकते हैं? चलिए देखते हैं। हाँ, जैसे मैंने कहा, स्किनर ने अवलोकन योग्य, मापने योग्य व्यवहार पर जोर दिया। उनका मानना था कि हमारी जो भावनाएं हैं या विचार हैं वो व्यवहार की वजह नहीं है, बल्कि वो खुद भी एक तरह के व्यवहार ही हैं जिन्हें बाहरी परिस्थितियों से समझा जा सकता है। और स्किनर के काम की जो जड़ है वो है क्रिया प्रसूत अनुबंधन, मतलब ऑपरेंट कंडीशनिंग। अगर आसान भाषा में कहें तो हमारे काम का जो नतीजा होता है वही तय करता है कि हम वो काम दोबारा करेंगे या नहीं। सही है, बिल्कुल सही। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए एक चूहा है, वो एक लीवर दबाता है और उसे खाना मिल जाता है। तो यहाँ खाना क्या हुआ? सुदृढ़ीकरण, मतलब रीइंफोर्समेंट। ये चूहे के लीवर दबाने की आदत को बढ़ाएगा। अच्छा। और वहीं अगर लीवर दबाने से उसे मान लीजिए हल्का सा करंट लगे तो वो हुआ दंड, तो वो लीवर दबाना कम कर देगा। ये पावलोव वाली क्लासिकल कंडीशनिंग से अलग है। वो तो उत्तेजना पर प्रतिक्रिया वाली बात थी, जैसे घंटी और कुत्ते की लात। हाँ। स्किनर का सिद्धांत ज्यादातर स्वैच्छिक कामों पर, मतलब जो हम अपनी मर्जी से करते हैं, उन पर लागू होता है। लेकिन अगर हमारे काम बाहरी नतीजों से ही तय होते हैं तो फिर वो जो अंदरूनी चीजें हैं जैसे स्वतंत्र इच्छा, हमारी चेतना, इनका क्या? स्किनर ने तो इन्हें अवैज्ञानिक सा मान लिया था। हाँ, ये एक बहुत ही दिलचस्प और विवादास्पद पहलू है उनके काम का। स्किनर के हिसाब से जब हम कहते हैं ना कि मैंने ये चुना या मेरी मर्जी थी, तो ये असल में एक तरह का भ्रम है। भ्रम? हाँ, सच तो यह है कि हमारे माहौल ने, हमारे आसपास की चीजों ने धीरे धीरे समय के साथ उस खास व्यवहार को कहीं ना कहीं सुदृढ़ किया है, मतलब बढ़ावा दिया है। तो हमारे वो काम करने की संभावना बढ़ जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि भावना या विचार होते ही नहीं। अच्छा। बल्कि वो व्यवहार के कारण नहीं है, वो खुद पर्यावरण के असर का नतीजा है। और यहीं पर मुझे लगता है बात आज के जमाने से जुड़ती है ना? स्किनर की ये सिद्धांत आज YouTube जैसे प्लेटफॉर्म पर तो कमाल के तरीके से फिट होते दिखते हैं। हाँ, ये वाकई में बहुत गौर करने लायक है। आप सोचिए जरा, YouTube पर लाइक्स मिलते हैं, व्यूज बढ़ते हैं, कमेंट्स आते हैं, सब्सक्राइबर्स जुड़ते हैं, ये सब क्या है? ये कंटेंट बनाने वालों के लिए बहुत शक्तिशाली सुदृढ़ीकरण है, रिवॉर्ड्स हैं। हाँ बिल्कुल। और यही तय करता है कि वो आगे कैसा कंटेंट बनाएंगे। मतलब जिस चीज पर ज्यादा लाइक्स, व्यूज मिले, वैसा ही और बनाएंगे। और हम देखने वालों के लिए वो जो अनथीन स्क्रॉलिंग है या वो जो नोटिफिकेशन आते रहते हैं, बिल्कुल, वो जो इन्फिनिट स्क्रॉल है और बीच बीच में आने वाले नोटिफिकेशंस, ये स्किनर की परिवर्तनीय अनुपात अनुसूची, मतलब वेरिएबल रेशियो स्केड्यूल का परफेक्ट उदाहरण है। ये परिवर्तनीय अनुपात अनुसूची, ये क्या चीज है? थोड़ा और आसानी से समझाएंगे? जरूर। देखिए, इसका सीधा सा मतलब है कि आपको इनाम कब मिलेगा ये पक्का नहीं होता। बिल्कुल जैसे वो स्लॉट मशीन होती है ना, जुए वाली। हाँ। कभी आप 5 बार बटन दबाते हैं तो जैकपॉट लग जाता है, कभी 50 बार में भी नहीं लगता। यही अनिश्चितता, यही अनप्रिडिक्टेबिलिटी हमें बार बार कोशिश करने पर मजबूर करती है। अच्छा। तो YouTube नोटिफिकेशंस भी ऐसे ही हैं। हाँ। कौन सा नोटिफिकेशन जरूरी है, कौन सा बस यूं ही है, पता नहीं चलता। तो हम बार बार फोन चेक करते रहते हैं। ये आदत बन जाती है। और कुछ ऐप डिजाइनर तो जैसे वो ऑटो प्ले फीचर इस्तेमाल करते हैं। हाँ। अगला वीडियो अपने आप चल पड़ता है। हाँ, वो तो है। वो आपको अगला वीडियो ढूंढने की जो हल्की सी मेहनत या असुविधा है उससे बचा लेता है। ये भी एक तरह का नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है जो आपको वहीं टिकाए रखता है। तो अगर इस नजरिए से देखें, YouTube तो एक बहुत बड़ी ऑपरेंट कंडीशनिंग लैब जैसा लगता है। तो फिर इस नजरिए की ताकत तो इसकी स्पष्टता में है, और ये कितना प्रैक्टिकल है, शिक्षा में, थेरेपी में और अब टेक्नोलॉजी में भी इस्तेमाल हो रहा है। हाँ, सही कहा, इसकी ताकत इसी में है। लेकिन इसकी आलोचना भी खूब हुई है। बहुत से लोग कहते हैं कि ये इंसान के अनुभव
कि जो जटिलता है, हमारी चेतना, भावनाएं, हमारी सोचने की क्षमता, उसको बहुत ज़्यादा सरल बना देता है। मतलब क्या इंसान बस बाहरी इनाम और सजा से चलने वाली एक मशीन है? हाँ, यही सवाल उठता है। और फिर व्यवहार को कंट्रोल करने के नैतिक सवाल भी हैं। और आजकल का जो कॉग्निटिव साइंस है, जो दिमाग के अंदर क्या चल रहा है, उन प्रक्रियाओं को महत्व देता है, वो स्किनर के विचारों को कुछ हद तक अधूरा मानता है। पर इन आलोचनाओं के बावजूद भी ऐसा लगता है कि स्किनर का असर आज भी काफी ज्यादा है ना? निश्चित रूप से। आप देखिए, व्यवहार चिकित्सा मतलब बिहेवियर थेरेपी, स्कूलों में बच्चों को मोटिवेट करने के लिए वो जो गेमिफिकेशन टेक्निक्स इस्तेमाल होती हैं। हाँ, पॉइंट्स देना, बैच देना वगैरह। बिल्कुल। मोबाइल ऐप और गेम कैसे डिजाइन होते हैं, डिजिटल मार्केटिंग कैसे काम करती है, यूजर एक्सपीरियंस, यूएक्स डिजाइन, इन सब में कहीं ना कहीं स्किनर के सिद्धांतों की झलक आपको मिल ही जाएगी, भले हम उन्हें उस नाम से पहचानते ना हो। तो कुल मिलाकर निचोड़ ये निकलता है कि स्किनर का व्यवहारवाद चाहे कितना भी विवादास्पद क्यों ना रहा हो, हमें ये समझने का एक बहुत दमदार फ्रेमवर्क देता है कि हमारा माहौल, जिसमें आज ये डिजिटल प्लेटफॉर्म भी शामिल हैं, हमारे काम करने के तरीकों को, हमारे एक्शंस को कैसे शक्ल देता है। हाँ, ये बाहरी व्यवहार और उसके पीछे के जो ड्राइवर्स हैं, उनको एनालाइज करने में मदद करता है। और ये हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर सोचने के लिए भी छोड़ जाता है कि टेक्नोलॉजी के साथ जो हमारी रोज़ की बातचीत है, उसका कितना हिस्सा शायद हमारी जानकारी के बिना ही स्किनर के बताए सिद्धांतों के हिसाब से हमारे व्यवहार को ढाल रहा है या कंडीशन कर रहा है। इस बारे में सोचना शायद आज के डिजिटल युग में जागरूक रहने और अपने कामों पर थोड़ा ज्यादा नियंत्रण पाने के लिए वाकई जरूरी हो सकता है। तो हमने देखा कि कैसे एक छोटा सा टाइटल और फ्रेज अनुभव कैसे करें, सदस्यता, पसंद और टिप्पणी करें, हमें ऑनलाइन दुनिया में जुड़ाव, अनुभव का मतलब क्या है और डिजिटल बातचीत की जो परतें हैं उनके बारे में सोचने पर मजबूर कर सकता है। ये दिखाता है कि कभी-कभी सबसे आम चीजों में भी कितने गहरे सवाल छुपे हो सकते हैं। हाँ, सारी यही निकलता है कि ये ऑनलाइन क्रियाएं जो हमें बहुत मामूली लगती हैं, असल में काफ़ी मायने रखती हैं। ये तय करती हैं कि हम जानकारी कैसे कंज्यूम करते हैं, हम कम्युनिटीज से कैसे जुड़ते हैं और डिजिटल दुनिया में अनुभव करने का मतलब क्या बनता जा रहा है। आज के लिए इस दिलचस्प विचार मंथन में इतना ही। हाँ, और चलते चलते बस एक सोचने वाली बात छोड़ जाता हूँ। अगली बार जब कोई ऑनलाइन सब्सक्राइब, लाइक या कमेंट करे तो एक पल रुक कर सोचे, ये छोटा सा क्लिक उसके डिजिटल अनुभव को कैसे गढ़ रहा है और शायद अनजाने में दूसरों के अनुभव को भी।